हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम्ब फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके कुछ बेसिक फीचर्स क्या है, कुछ फंडामेंटल फीचर्स उसके बारे में हम लोग जानेंगे जो कि कूलम्ब फोर्स में आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसके अनुसार कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन दो चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उन फोर्स को ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स के लॉ का उपयोग करते हैं। अब इस कूलम्ब के लॉ के आधार पर हम लोग उस 1 कूलम्ब चार्ज को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। यानी एक कूलम्ब लॉ के आधार पर, कूलम्ब के लॉ के आधार पर जो हम लोगों ने फॉर्मूला प्राप्त किया था उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग कूलम्ब फोर्स के फीचर्स को जानेंगे। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दो बॉडीज पे दिए गए चार्ज है, R दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर हम ये दोनों चार्ज बॉडीज को अगर हम वैक्यूम में अगर कंसिडर करें कि दोनों चार्ज वैक्यूम में है, तो फॉर वैक्यूम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वैक्यूम के लिए K का मान हम 1 लिखेंगे, और एयर के लिए अगर हम लिखें तो K का मान अगर प्रिसाइज वैल्यू बिल्कुल हम देखेंगे तो एयर के लिए K का मान तो 1.006, बट इतनी प्रिसाइज वैल्यू की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, तो हम लोग एयर के लिए भी प्रायः 1 का ही यूज़ करते हैं। तो हम अगर एयर या वैक्यूम में अगर दोनों चार्ज को कंसीडर करें तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों चार्ज हैं वो उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो चार्ज 1 कूलम्ब है, एंड दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो भी 1 मीटर है। तो ऐसा होने पर दोनों चार्जेस के बीच फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन, क्योंकि ये सभी टर्म्स तो 1 हो गए, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म बचा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन। तो डैट मीन्स हमने क्या सीखा यहाँ पर कि यदि दो चार्ज बॉडीज या दो चार्ज वैक्यूम में एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट होने से उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता हो। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता हो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम 1 कूलम्ब चार्ज को कूलम्ब के लॉ के आधार पर हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कूलम्ब फोर्स के फीचर्स को जानना। फीचर्स का हिंदी में हम लोग कहते हैं उसकी विशेषता है, यानी हम लोग कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, तो उसके फीचर्स की क्या क्या होंगे। फीचर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहेंगे। तो इसके फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहला जो फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फीचर्स लिखेंगे हम लोग, सेंट्रल फोर्स है ये, यानी कूलम्ब फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय बल का सीधा सा मतलब है कि यह जो दो बॉडी जो आपस में इंटरेक्शन में है, यानी जिन दो चार्ज बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक लगता है, यानी एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर को यह फोर्स लगाया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दो बॉडीज हो गए, तो एक बॉडी का सेंटर ये हो गया, दूसरे बॉडी का सेंटर ये हो गया। तो एक बॉडी के सेंटर से सेंटर तक
हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग यह फोर्स लगता है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सेंट्रल फोर्स है। इसी तरह की चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी होता है। दो बॉडीज जिनके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं वहाँ पर भी ये जो फोर्स है वो सेंटर टू सेंटर लगता है, इसलिए उस ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो ये पहली फीचर हो गई। दूसरा फीचर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स है यानी सेंट्रल फोर्स होने के साथ साथ यह एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल। आप लोगों ने 11th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में संरक्षी बल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। संरक्षी बल हम किसे हम कहेंगे? संरक्षी बल जो है वह बल है जिसके द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है वो जीरो हो। तो यानी अगर किसी फोर्स द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में किया गया वर्क अगर जीरो हो तो वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी फोर्स कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एटम का ही एग्जांपल लेते हैं। अब एटम के अंदर हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जहाँ उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और उस एटम के अंदर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका पाथ ऐसे है और ऐसे हम इस टेंजेंट के द्वारा इसके पाथ को ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये उसका टेंजेंट का पाथ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सर्कुलर पाथ पर ऐसे रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो कि न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इस अट्रैक्शन का फोर्स हो गया ऐसे, सपोज कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सर्कुलर पाथ पर बने रहने के लिए उसको एक सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। जब तक किसी बॉडी को अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तब तक वो सर्कुलर पाथ पर सेफली नहीं घूम पाएगी या अपने पथ को पूरा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए और वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको कहाँ से मिलेगा? तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण के बल से। और यही सेंट्रीपेटल फोर्स उसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने में जो फोर्स इन्वॉल्व है वो सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया और ये उसका पाथ का डायरेक्शन हो गया, तो दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा हो तो वर्क डन जो होता है वो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं Fs cos थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर तो 90 डिग्री हो गया और ऐसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो इसलिए इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा वर्क डन जो हो गया वो जीरो हो गया क्योंकि cos 90 डिग्री का मान जीरो हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो कि वर्क डन इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है और यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सेम इसी प्रकार से अगर हम प्लानिट को भी इसी एक तरह से एग्जांपल मिले, जैसे कि अर्थ प्लानिट है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम अर्थ ले लें और जहाँ पर हमने न्यूक्लियस कंसीडर किया है वहाँ पर हम लोग अगर सन ले लें तो सेम सिचुएशन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी होता है क्योंकि अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव होगा और वो अर्थ को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सेम सिचुएशन होने के कारण वहाँ पर भी अर्थ के रोटेशन के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा दूसरा फीचर्स हुआ। चलिए तीसरे फीचर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारा फीचर्स है कि कूलम्ब फोर्स जो है वो वैक्यूम में भी ऑपरेट होता है, यानी ऐसे लिख सकते हैं ऑपरेट इन वैक्यूम ऑल्सो।
यानी अगर दो चार्ज है, दो चार्ज बॉडी के बीच कोई भी मीडियम नहीं हो, वैक्यूम हो, तो भी ये फोर्स लगेगा, यानी ये वैक्यूम में भी ये फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कि ये ओबे करता है, ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, यानी जो दो जो चार्ज्ड बॉडीज हैं, उन चार्ज्ड बॉडी के बीच के जो डिस्टेंस होता है r, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच लगने वाला फोर्स, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज बॉडी के बीच के सेपरेशन को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उनके बीच का फोर्स कम होता जाएगा, और सेपरेशन को जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच लगने वाला फोर्स। ये हमारा चौथा हुआ। और एक और हम लोग देखते हैं, इट ऑल्सो ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके बारे में जरूर पढ़े होंगे कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, अब यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब हम लोग बल से लेते हैं कि अगर कि कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी भी इक्वल यानी उतनी ही मात्रा में वो पहले बॉडी पर भी फोर्स लगाएगा। तो सेम यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी लागू होता है, यानी अगर ये दो बॉडी है और बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रहा है, तो जितनी मात्रा में ए बी पर फोर्स लगाता है सेम उतनी ही मात्रा में बी ए पर भी फोर्स लगाता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, क्योंकि ए बी पर फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, बी ए पर फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट हो सकता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। यद्यपि कूलम्ब का जो लॉ है वो दो चार्ज्ड बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। इसका उपयोग करके हम चार्ज्ड बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जगहों पे ये कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं हो पाता। जैसे फर्स्ट जो है कि ये ओनली होल्ड्स गुड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब हो गया कि वे चार्ज जो कि स्थिर हो, मूव नहीं कर रहे हो। तो अगर वो चार्ज्ड बॉडी स्थिर है तो उनके बीच कूलम्ब्स लॉ को हम लोग आसानी से अप्लाई करके और फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। बट अगर वो चार्ज्ड मोशन में हो और तब उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना हो तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ पर ये लागू नहीं हो पाता। दूसरा ये कि होल्ड्स गुड फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है, यानी वैसे चार्ज जो पॉइंट लाइक हो, बहुत छोटे चार्ज हो, उनके लिए लागू होता है, अथवा जो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि कोई अगर स्फेरिकल बॉडी हो और उस पर चार्ज दिया गया हो तो उस वैसे चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करने के लिए कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं। इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल बॉडी पे जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। तो इसलिए हम लोग स्फेरिकल बॉडी के लिए भी कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरी बॉडी हो जो कि पॉइंट लाइक नहीं है तो वहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्ब्स लॉ वहाँ पर हमको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तीसरा कि अगर दो चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है r, अगर वो लेस देन 10⁻⁻15 मीटर हो,
10⁻⁻15 मीटर को हम लोग फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। 1 फर्मी मीटर, इसको हम फर्मी मीटर कहते हैं। इसको हम लोग F से ऐसे सिंबल में डिनोट करते हैं। तो अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी मीटर से कम हो तो वहाँ पर भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसे हो तो वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही कम ही मिलता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर वहाँ कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, और उससे ज़्यादा का अगर डिस्टेंस है तो वहाँ कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल वैलिड होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरेटिव स्टडी। देखिए ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, बहुत ही मौलिक फोर्स है। और दोनों फोर्स जो है में दोनों फोर्सों के बीच बहुत तरह की सिमिलरिटीज़ है, लेकिन साथ साथ इन दोनों के बीच कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी है। और ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रति वो काफ़ी बिल्डअप होता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग जानते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में तो हम लोग कंपैरिजन दो तरह से करते हैं। एक तो कि हम उसमें सिमिलरिटीज़ को हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सिमिलरिटीज़ कहाँ कहाँ ये दोनों फोर्स एक दूसरे में समान हैं। तो सबसे पहले जो हम फीचर्स पे पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो फीचर्स पे सबसे पहले हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, यानी सेंटर टू सेंटर लगते हैं। एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक ये फोर्स लगते हैं। या ऐसे कहें कि एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगती है, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लागू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लागू होता है। दूसरा, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हमने फीचर्स में इसको देखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। तो ये कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी दैट मीन्स कि दोनों द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में किया जाने वाला वर्क 0 हो जाता है। तो दोनों कंजर्वेटिव फोर्स भी है, संरक्षी बल भी हैं। तीसरा, बोथ ऑपरेट्स इन वैक्यूम ऑल्सो। ये दोनों जो फोर्स है वो वैक्यूम में भी लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वैक्यूम में लगता है, वैक्यूम अगर बीच का मीडियम कुछ नहीं हो यानी वैक्यूम हो तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैक्यूम में लगता है। तो दोनों वैक्यूम में भी ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट, बोथ फोर्सेस बेस इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। दोनों जो फोर्स है वो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डैट मीन्स F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये भी एक सिमिलरिटीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी। एक और हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं इसमें कि बोथ फोर्सेस जो है, बोथ फोर्सेस ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो दोनों फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे करते हैं। डैट मीन्स कि दोनों बॉडीज़ के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो
एक्शन और रिएक्शन को भी ओबे करते हैं। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो वही फोर्स से इतना ही मात्रा में फोर्स दूसरे बॉडी से पहले बॉडी पर भी फोर्स लगाया जाता है। डैट मीन्स कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। तो थर्ड लॉ को भी ये ओबे करते हैं। तो ये सब सिमिलरिटीज़ है दोनों फोर्सेस के बीच, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत सारे डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो डिसिमिलरिटीज़ में सबसे पहले जो है बी नंबर, उसको हम लिखते हैं डिसिमिलरिटीज़। डिसिमिलरिटीज में सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लोग जानते हैं कि वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, मासिव बॉडी के बीच लगता है, चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो दो इंटरेक्टिंग चार्ज्ड बॉडी है उन पर चार्ज का नेचर क्या है। लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होगा। तो ये एक डिसिमिलरिटी है। दूसरी डिसिमिलरिटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जो दो बॉडी जिसके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं वो बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। यानी दो बॉडी है जिनके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करें तो उनके बीच एयर हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज, ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो बॉडीज़ के चार्ज बॉडीज़ के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान भी चेंज होगा। मोर कंडक्टिंग मीडियम मिलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे कंडक्टिंग मीडियम मिलेगा या उसकी परमिटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान रिड्यूस होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक डिसिमिलरिटीज है यहाँ इस मैटर में, दोनों डिसिमिलर। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर दो हम बॉडीज लें और दोनों चार्ज्ड हो, दोनों बॉडीज के अपने मास हो, तो अगर उन दोनों के बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें सेम डिस्टेंस पे रख करके, अगर उसके बीच फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें तो हम पाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यानी वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं इसको। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल में दो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दूसरी चार्ज पार्टिकल हम प्रोटॉन लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के अपने मास भी होते हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल भी है, तो इसलिए दोनों के बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं और दोनों के बीच हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। हम डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच हम लोग r कंसीडर करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। अब आइए हम लोग सबसे पहले इन दोनों के बीच हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए Fg हम कंसीडर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Fg की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला के अनुसार g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ। तो इस यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। g का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11।
इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन का मास हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये सभी वैल्यू हो गया और फिर नीचे हो गया r² और ये न्यूटन में वैल्यू हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। सेम यही चीज़ अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान निकालें तो क्या होगा, देख लेते हैं उसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अगर हम लोग इसी वैल्यू पुट करते हैं तो दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁹। यहाँ पर Q1 के जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 के जगह पर प्रोटॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो मैग्नीट्यूड के रूप में वहाँ पर भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम लिख लेंगे। और फिर बीच का सेपरेशन यहाँ पर भी r है, यानी सेपरेशन हम दोनों जगह सेम रखेंगे तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं फोर्स को। अब क्या करते हैं कि हम इस दोनों का रेशियो कर लेते हैं, तो दोनों का रेशियो करते हैं, नाउ डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमारा हो गया 9 इंटू 10⁹, 1.6 10⁻⁻19, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे हो जाएगा ये हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, r² से r² कैंसिल, हमारा ये आ जाएगा वैल्यू। अब हम अगर इसको सॉल्व करें, जैसे देख रहे हैं जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये लगभग आता है 2.4 इंटू 10⁻39। दैट मीन्स क्या हुआ, ये 10⁻39 के ऑर्डर का है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Fe = 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ह्यूज स्ट्रॉन्ग। जैसे देखो अगर हम इसको कंपेयर करें तो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो ये सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जैसे निकाले, उसी तरह से हम अदर भी पार्टिकल्स के लिए इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको घर पे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे ये रेशियो का मान Fe अपॉन Fg = 0 फॉर किसके लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर। यानी अगर दो न्यूट्रॉन पार्टिकल लें तो दो न्यूट्रॉन पार्टिकल लेंगे तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। तो कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब नहीं होगा तो ये वाला तो चीज़ 0, तो इसलिए हमारा ये रेशियो का मान भी 0, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसी प्रकार से इसका मान 10⁻43 फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए आएगा, इस ऑर्डर का आएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि इस ऑर्डर का होगा, 10⁻43 ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। तो वहाँ पर आप इसको, जहाँ पर हमने प्रोटॉन का मास रखा है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का मास रख करके और फिर आप इस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको घर पे ट्राई कीजिएगा फिर होमवर्क के रूप में। फिर एक और हम ले सकते हैं जैसे 10⁻36 फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर। प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए अगर हम निकालें तो प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए 10⁻36 के ऑर्डर का ये आता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स चेंज होंगे वैसे वैसे ये वैल्यू भी ये चेंज होगा। तो अब यहाँ पर कुल हमको यह कंक्लूजन ये निकलता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हो, या जिस भी पार्टिकल के लिए ले, ये जो हमारा फोर्स का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसको रेशियो के रूप में हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स
और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 1 न्यूटन माने तो डैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो 10⁻13 के ऑर्डर का आता है, क्योंकि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो हम ऐसे एवरेज 10⁻38 ऑर्डर का हम लोग ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब आगे के क्लास में हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उस कूलम्ब्स लॉ का हम कैसे एप्लीकेशन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उस सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में एक नए टॉपिक के साथ।